मेरे नावल इश्क की एक तमन्ना राइटर मोमना शाह। किस्म 49 सेकंड लास्ट एपिसोड। मुस्तफ़ा नाज़रीन से अभी तक नाराज़ था। कमरे में आने के बाद भी वो उसकी जानिब नहीं देख रहा था। उसकी खफगी महसूस करती वो वाशरूम में बंद हो गई थी। मुस्तफ़ा ताप कर रह गया था। ये मुझे मना सकती थी मगर जानबूझकर ऐसा कर रही है। सब समझ में आती है। वो गुस्सा के बहस खुद से ही बुड़ा रहा था। वो अपने फॉर्मल कपड़े पहनकर बेड पे अपनी जानिब आकर लेटा था। अभी उसकी आंख लगे कुछ ही देर हुई थी जब उसे अपने सीने पे किसी का लमस महसूस हुआ। अपने इर्द गिर्द फैली खुशबू को महसूस करता वो इस बात का अंदाज़ा लगा चुका था कि उसके इस कदर करीब कौन है, मगर वो फिर भी ढीठ बना पड़ रहा। जहर सी बात है, उसकी अनाग कहाँ उसे गवारा कारी थी कि वो इतनी जल्दी मान जाए। नाज़नीन उसके सीने पे सर रख कर लेटी थी। जानती हूँ नाराज़ हो और ये भी जानती हूँ जाग रहे हैं। वो ज़रा सा सर उठाकर उसके जानिब देखती गोया हुई, अच्छा सॉरी, मगर इस वक्त तुम भी तो देखते रहे कितने सारे लोग थे इधर, और लोगों को तो छोड़ो यार, मेरे दोनों बड़े भाई इस वक्त वहाँ मौजूद थे। तुम तो मैं क्या करती, नाज़नीन ने बेचारगी से कहा। हाँ, तुम बस दुनिया का ही सोचती रहे, मेरा कभी ना सोचना। वो अपनी आंखों पे से बाजू हटाकर उठ बैठा था। वो भी सीधी होकर बैठी थी। अच्छा ना सॉरी, उसके कंधे पे लटकी थी। दोबारा तुमने ऐसा किया ना तो मैं सच में नाराज़ हो जाऊंगा। हैदर ने उसकी नाक दबाकर कहा। ओके। उसकी धमकी पे लब दबाकर मुस्कुराई थी। तुमने चेंज क्यों किया यार? अब मोहतरम ने खफगी के लिए नया मौजू पकड़ा था। थक गई थी, नाज़नीन ने मासूम सी शक्ल बनाकर जवाब दिया। नाज़नीन, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मुस्तफ़ा ने उसके गिर्द अपना बाजू लपेटा। हाँ कहो। मैं चाह रहा था अगर एक बार तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा कर देख लेते, अगर इलाज कब्बाहत भी ना हो सके तो परेशानी की कोई बात नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे। मुस्तफ़ा ने एक क्लास बहुत सोच समझकर अदा किया। हम तुम जैसा चाहते हो वैसे ही। वो लब कुचल कर उसके सीने से लाग गई थी। मुस्तफ़ा ने उसके गिर्द अपने बाजू बांधे थे और 400 दोनों के बीच खामोशी छा गई। वो खामोश थे मगर इस वक्त उनका अंग अंग चिल्ला रहा था। दोनों खुद को बेबस महसूस कर रहे थे। टेंशन मत लो, सो जाओ। मुस्तफ़ा उस सीने से लगा ही लेटा था और उस पे और खुद पे कंबल दुरुस्त करता उसके बाल सहलाने लगा था। नाज़नीन मुस्तफ़ा को देखती आंखें मूंद गई थी। आलम कब्र में आया तो शोला मैडम कमरे की लाइट्स ऑफ किए सोई पड़ी थी। वो धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास आया था। नीचे चुप कर उसने उसे अपनी बाहों में उठाया था। वो नींद से भारी होती आंखें खोलकर उसे ना समझी से तकने लगी। ये क्या कर रहे? वो नींद में डूबी आवाज़ ली उससे मुस्तफसर थी। थोड़ी देर खामोश नहीं हो सकती तुम? आलम ने उसने मसनूई करा। मेरे खामोश हो जाने से क्या होगा? वो उसके चेहरे को एक नज़र ताक कर वापस आंखें मूंद गई थी। कुछ खास नहीं, बस थोड़ा सा सुकून मुयस्सर आ जाएगा। आलम उसे लेकर टेरेस पे आया था और उसे ज़मीन पे बिठाकर खुद भी उसके बराबर बैठा। शोला का सर अपने कंधे पर टिका और सामने आसमान पे चमकते पूरे चांद को देखता। उसका हाथ अपने दूसरे हाथ में जकड़ गया था। नींद आ रही है मुझे, वो बोझल आंखों से चांद तारों को तकती लाड से गोया। कितनी नींद आती है तुम्हें जाने में? मुझे तो तुम्हारी नींदों से दुश्मनी होने लगी। वो उसके हाथ की पुश्त होंठों से लगा कर हंसते हुए गोया हुआ। दुश्मनी होने लगी है या पक्की दुश्मनी है? पिछले कुछ दिनों से तुम मेरी नींद के ही दुश्मन बने हो, सोने ही नहीं देते। वो जल बनकर गोया हुई। हाँ हाँ, अच्छा लगता है जब तुम ऐसे ज़रा ज़रा सी बात पर तप जाती हो। आलम का कहका भी सख्त था। तुम्हारा मतलब है कि मेरी बेबसी, मेरा खून जलना तुम्हें मज़ा देता है? शोला ने उसके कंधे पे से सर उठाकर उसे घूरा। हाँ, बहुत मज़ा देता है। तुम्हें पता है कि तुम गुस्सा में किस कदर हसीन लगती हो? ये तुम्हारी नाक लाल हो जाती है, गाल तो ऐसे होते हैं जैसे सुर्ख अंगार। आलम उसके गाल धीरे से छू कर गोया हुआ। कुछ भी ना बोलो करो। वो खफी से उसे उसकी जानिब से रुख मोड़ गई। तुम किस कदर हसीन हो जाने जाम, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। तुम्हें याद है हम दोनों की पहली मुलाकात? उफ, किस कदर जालिम हसीन लग रही थी तुम। मुझे वो दिन याद आता है तो मेरा दिल अपनी जगह से बाकायदा सिरक जाता है। उसका रुख अपने जाने मुड़कर एक जज़ब से गोया हुआ। शोला ने आलम को तक्का मगर उसकी बोलती आंखों में ज़्यादा देर ना देख पाई। वो और नजरें झुका गई। उसकी पलकों की चिलमन जो उसके रुखसार की जीनत बनी तो चेहरे पे जा बजा हया की लाली कूंद आई। शोला से कुछ कहा ही ना गया। वो इज़राब की कैफियत में अपने लब कुचल कर रह गई। नींद आ रही है मुझे बहुत। वो उसकी निगाहें खुद पे टिकी देख कर गोया हुई। पर मुझे नहीं आ रही। आलम ने उसके चेहरे पे गिरती आवारा लिट्टों को पीछे किया था। अरे उठो, सुबह फिर ऑफिस भी जाना है तुम्हें। बहुत सुस्त होए जा रहे हो दिन ब दिन तुम। वो खड़ी हुई और उसका हाथ थापा उसे खींचकर अपने साथ खड़ा किया। ताकत बहुत है तुम। वो उसके पीछे हो रही था। तो तुमने क्या इतना हल्का ले रखा था मुझे?
वो चलते पीछे मुड़कर शरारत से गोया हुई, ना बिल्कुल नहीं, तुम्हें हल्का लेने की गलती कोई मजनू ही कर सकता है। वो डरने की एक्टिंग कर रहा था। शोला का कहका बेसाख्ता था। पूरी फिल्म हो तुम, वो लाड से उसके गिरद बाहें बांध गई थी, और तुम पूरा ड्रामा उसके माथे पे अकिरत भरा बोसा देकर उसे चिढ़ाने को शरारत से गोए, बहुत बड़े हो तुम। वो उसके सीने पे घौंसा मारती बेड पे अपनी जगह आकर लेटती। वो हल्का सा मुस्कुराता बेड की दूसरी जानिब लंबा लंबा पड़ गया। 1 साल का अरसा बीत चुका था। सावरी के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। इसका नाम सावरी ने अहमद रखा था। वक्त रेत की मनस फिसलता जा रहा था, मगर नाज़नैन के यहाँ कोई खुशखबरी नहीं आई थी। उन्होंने बहुत इलाज करवाया, मगर नाकाम नहीं रही। आज नाज़नैन और मुस्तफ़ा ने एक प्यारी सी बच्ची को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम उन्होंने रुबाब रखा। नाज़नैन बहुत खुश थी उस बच्ची को पाकर। उसे तो जैसे नई ज़िंदगी मिल गई थी। सावरी और हैदर आज उन सबको अपने वलीमे की दावत देने आए थे। शोला शहला को भी माफ़ कर चुकी थी। वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी, मगर वो लंदन में अपने शोहर के साथ कयाम पजीर थी। शोला प्लीज़ बहाने मत करो, मैं इंतज़ार करूँगी तुम्हारा। सावरी ने ज़रा खफगी से कहा, यार तुम बताओ आखिर मैं कैसे आऊँ? एक तो बिल्कुल आखिरी दिन चल रहे हैं मेरे, हालत बहुत अजीब सी हुई है, और ये मौसूफ आरिस साहब जो तंग करते हैं मुझे, अल्लाह ने उन मोहतरम के पैर क्या चला दिए, उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी आधी कर दी है। शोला के शिकवा जब शुरू हुए तो टेबल पे पड़े शोपीस से खेलता आरिस छोटे छोटे कदम लेता अपनी माँ के पास आया था। मम्मा। आरिस की मासूम आवाज़ और उसके नन्हे हाथ अपने घुटनों पे महसूस करके शोला ने उसे मसनूही गोरा, मम्मा को बहुत तंग करते हो आप। वो उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा गई थी। मम्मा मैं तंग नहीं करता। वो अपनी माँ के गिर्द छोटे छोटे बाजू बांध कर गोया हुआ, आप नहीं तंग करते तो कौन करता है तंग? मम्मा को आप ही तंग करते हो। शोला ने उसके बालों में प्यार से हाथ फेरा। बाबा पापा तंग करते हैं मम्मा को। उसकी मासूमाना सी बात पे शोला ने हल्का सा कहका लगाया था। नाज़नैन और सावरी भी उसकी बातों में हाँ से दी थी। ओके ठीक है, मेरा चांद मुझे तंग नहीं करता, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। शोला ने उसे खुद में भिंचा था। देखो अब तो आरिद ने भी कह दिया कि वो तंग नहीं करता, आ जाना, नहीं तो कसम से मैं नाराज़ हो जाऊँगी। सावरी ने चाय के कप लबों से लगाकर धमकी आमेज लहजा अपनाया। अच्छा ठीक है आ जाऊँगी, अब धमकियाँ देना बंद करो। शोला मुस्कुराई थी। नाज़नैन ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे ज़रूर लाना। सावरी ने अब नाज़नैन को घेरा। बेफिक्र हो जाए आप भाभी, मैं उन्हें हर सूरत लेकर आ जाऊंगी। नाज़नैन ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ, देर हो रही है। बच्चों को घर छोड़कर आई हूँ अम्मी के पास। अभी तक तो इन दोनों ने अम्मी को पागल कर दिया होगा। वो हंसती हुई उठी थी। शोला और नाज़नैन से मिलकर वो निकल गई। सावरी सजी सवरी आईने के सामने खड़ी थी। हैदर उसे अभी अभी पार्लर से वापस लाया था। अब बस वो हैदर के तैयार होने का इंतज़ार करती। जैसे ही हैदर तैयार होता तो इन दोनों ने नीचे लॉन में एक साथ एंट्री देनी थी। वो आईने के सामने खड़ी अपना जायज़ा ले रही थी। बेड पे सोया 2 माह का अहमद शदीद रोने लगा था। वो अपना भारी कामदार लिबास संभालती अहमद के पास आई थी। मम्मा का बच्चा क्यों रो रहा है? बस माँ सदके माँ की जान। सावरी ने उसे गोद में उठाया, उसका फीडर उठाकर उसके मुंह से लगाया। माँ की आगोश और फीडर मिलते ही उसने रोना धोना बंद कर दिया था। हैदर वाशरूम से अपने बाल तौलिए से रगड़ता निकला था। लाड साहब क्यों रो रहे हो? हैदर ने बॉडी स्प्रे उठाकर अपनी बॉडी पे छिड़का। भूख लग रही है मासूम को। सावरी ने अपने बेटे के माथे पे बोसा दिया। मेरी शहजादी कहाँ है? उसने अपनी वाइट शर्ट उठाकर पहने पूछा। वो अपनी दादी के पास है। अम्मी ने कहा है कि तुम कैसे इतने भारी ड्रेस के साथ 2 बच्चों को संभालोगे, तो इसलिए वो आयरा को साथ ले गई नीचे और अहमद को यहीं छोड़ दिया। वो हैदर को मोहब्बत से ताक रही थी। ऐसे मत देखो, मैं पागल हो जाऊंगा। वो उसके प्यार भरी नज़रों में झंकता शरारतन गोया हुआ। पागल तो आप वैसे भी हैं। सावरी ने निगाहें झुकाई और लाभ कुचली। हाँ मगर ऐसे देखोगी तो सचमुच वाला पागल हो जाऊंगा। वो अपने ब्लेजर के बटन बंद करता उसके पास आया था। अहमद को उसकी गोद से लेकर साइड पे लिटाया, उसका हाथ थमा और उसे अपने मुकाबले खड़ा किया। कैसा लग रहा हूँ मैं? हैदर ने अपना एक हाथ फैलाकर उससे पूछा। बहुत प्यारे, बहुत हैंडसम। सावरी दिलकशी से मुस्कुराई। थैंक यू मलका मन, आप भी बहुत हसीन और जमील दिलकश लग रही हैं। हैदर ने उसके माथे पे अकीदत भरा बोसा दी। बहुत शुक्रिया। सावरी ने शाही अंदाज में अपना हाथ सलाम के सूरत में माथे तक लगाया। हैदर हल्का सा कहक लगाकर उसके गिर्द अपना हिसार तंग कर गए। सावरी आंखें मूंद कर मुस्कुराई थी। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जिसने बच्चे पहले पैदा किए और दुल्हन सही मानों में अब बन रही है। हैदर ने उसे खुद से हल्का सा दूर करके उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थमा। अब इसमें तो सारी गलती आपकी है, भला मेरा क्या कसूर? उसके हाथ अपने चेहरे पे से हटाकर लाड से गोया है। हाँ सही कह रही हो, ये दिल किया दिया हमने आपको कि हर कसूर हमारा ही निकलता है आपकी अदालत में। हैदर उसकी चालाकी पे हल्का सा कहका लगाकर गोया। अब मोहब्बत की है तो इसलिए ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियाँ तो देनी पड़ेंगी ना। वो शरारत से मुस्कुराई। हैदर उस पर निसार होता अपने लब भरपूर शिद्दत से उसके रुखसार पे धर गया था। नीचे चलें, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे।
حیدر نے اسے دور ہو کر اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلایا۔ ساوری نے سر اسبات میں ہلایا مگر اس کا ہاتھ نہ تھما۔ احمد کو اٹھائیے، وہ مسکرا کر کہتی اکیلے ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ حیدر گہری سانس لیتا اپنے لیل کو اٹھا کر اپنی بیوی کے پیچھے ہو لیا تھا۔ حیدر کی گود میں احمد تھا۔ عرب بھی اپنی ماں کو اتنا پیارا تیار دیکھ دادی کے پاس سے بھاگ کر اپنی ماں کے ساتھ چمٹ گئی تھی۔ وہ چاروں ایک ساتھ چلتے اسٹیج تک آئے تھے۔ لوگوں کی رشک بری نظریں ان چاروں پر مرکوز تھیں۔ ان کی ہیپی فیملی دیکھ بہت سے لوگوں میں حسد بھی پیدا ہوا تھا اور بہت سے لوگوں کے لبوں سے بے سختہ خوشی کی بات ماشاءاللہ بھی ادا ہوا۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں دونوں، شعلہ نے اپنا سر علم کے کندھے پہ ٹکایا تھا۔ ہاں ماشاءاللہ سے بہت پیارے لگ رہے ہیں، تم تو بہتر محسوس کر رہی ہو نا؟ عالم نے اس کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس رسی گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ دھیمے سے بولی۔ عارض جو مصطفیٰ کے ساتھ نہ جانے کون سی راز و نیاز کی باتیں کر رہا تھا، اپنی ماں کی تربیت خراب دیکھ کر وہ مصطفیٰ کی گود سے اتر کر اپنے باپ کے پاس آیا تھا۔ بابا مما تو کیا ہوا؟ بابا مما کو کیا ہوا؟ عارض نے عالم کو اپنے ننھے ہاتھوں سے جھنجھوڑا تھا۔ بیٹا مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تانگ نہیں کرنا آپ نے بالکل بھی اپنی مما کو۔ عالم نے اسے ساتھ ہی نرمی سے تنبیہ بھی کی۔ میں نہیں تانگ کرتا مما کو، اپنے باپ کو غصے سے گور کر گویا تو کون تانگ کرتا ہے مما کو؟ آپ ہی کرتے ہو۔ دیکھو ابھی بھی مما کی کتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، الٹا آپ مجھ سے اپنے بابا سے لڑ رہے ہیں۔ عالم نے اپنے شاطر طوطے کو ذرا الجھانا چاہا۔ ناز نے نفی میں سر ہلاتی اٹھ کر شعلہ کے لیے پانی لائی تھی۔ بھابی یہ لے آپ پانی پئیں، بھیا کو تو نہ جانے کب عقل آئے گی۔ نازنہ نے پانی کے گلاس شعلہ کے لبوں سے لگایا۔ کیا ہوا اب میں نے کیا کر دیا؟ عالم نے عارض کو کھینچ کر اپنی گود میں بٹھایا تھا۔ بھابی کی حالت دیکھیں آپ، انہیں گھبراہٹ ہو رہی، یہ نہیں کہ انہیں پانی پلائے، الٹا آپ عارض کے ساتھ آپ رہے ڈسکشن کھول کر بیٹھ گئے۔ نازنہ نے تپے ہوئے انداز میں کہا تو میں کیا کروں یار؟ عالم نے شعلہ کے گرد بازو باندھ کر معصوم سے شکل بنا کر نازنہ سے پوچھا۔ بھائی سیریسلی عارض کی دفعہ آپ کے لات اور کی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ بھابی سے ناراض تھے، مگر آپ تو بھابی کا خیال رکھیں۔ نازنہ نے بنا کر کہا۔ مصطفیٰ کی گود سے اپنی بیٹی رباب کو لیا تھا، وہ رباب کو گرد اس کا کمر اچھے سے درست تھی، اسے اپنی باہوں میں چھپا گئی تھی۔ یہ بچی 2 ماہ کی تھی اور بہت پیاری تھی۔ آج پورے 2 دن مکمل ہو چکے تھے۔ نازنین بھی بہت خوش تھی اور مصطفیٰ بھی۔ ان دونوں کو سچ میں اپنا آپ ماں باپ کے عہدے پر فیض ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا نا نانی اماں تانا تو نہ مارے، خاک رہا ہوں خیال۔ عالم نے نازنین کو برہم ہوتے دیکھ شعلہ کو مزید اپنے قریب کیا۔ عالم کی گود میں بیٹھے 1.5 سال عارض نے اپنی ماں کے چہرے پہ دھیرے دھیرے سے ہاتھ پھیرا۔ مما بس درد ہو رہا ہے، وہ پیار سے اپنی ماں کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ میرا بچہ پریشان ہو مما بالکل ٹھیک ہے، وہ اسے پیار کر نکاح زدہ آواز میں گوئے۔ تم اگر بہتر محسوس نہیں کر تو ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے۔ عالم نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ اس کے کندھے سے پہ سر اٹھا کر سیدھی بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ دی تھی، مگر حالت اس کی ابھی سے خراب ہونے لگی تھی۔ سوری اس کی حالت خراب ہوتی دیکھ کر نیچے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ سر نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس سے پوچھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم نیچے کیوں آ گئے؟ شعلہ نے بمشکل مسکرا کر پوچھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، نازنہ نے بتایا تو میں نیچے آ گئی، ویسے بھی میں بہت تھک گئی تھی۔ خواتین و حضرات ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔